देखो, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। कल हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ा, आज का है प्रमुख स्थल रूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स को चेक कर लेते हैं। आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो हमने ये इससे पहले जो चैप्टर 5 था उसमें पढ़ा था कि सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र नीचे दिखाए गए हैं। आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धस जाती है। ठीक है, देखिए ये पिक्चर है, इसको देख के आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है उसके क्या क्या रूप होते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है सबसे ऊंचा जो है वो है पर्वत। और जो पर्वत एक लगातार बहुत सारे पर्वत होते हैं उनको कहते हैं पर्वत श्रृंखला। और जो छोटी छोटी ऊंचे भाग होते हैं उनको कहते हैं पहाड़ी। और जो नीचे की तरफ है ऐसे ये है घाटी। और ये पठार, यानी कि जमीन से ये कैसे आपको दिख रहे हैं, ऊंचे तो हैं लेकिन स्क्वायर शेप में ऊंचे हैं, इसलिए ये पठार है। और ये नदी है और ये नदी इसमें आके मिल रही है दूसरी नदी में, तो इसलिए इसको कहेंगे सहायक नदी। ठीक है, ये मेन नदी थी, दूसरी नदी इसमें आके मिल गई, ये हो गई सहायक नदी। और ये है झील, ये नदी मुहाना जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ये वितरिका, ये प्रायद्वीप क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और ये स्थल संधि क्योंकि ये दोनों को जोड़ रही है। और ये तट है। और ये जल संधि है। और ये द्वीप है। ठीक है, ये समुद्र है। तो ये सब क्या है, पृथ्वी के कुछ प्रमुख स्थल रूप हैं। अब नीचे देखते हैं कि दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। तो ये कैसे बनते हैं, वही कभी कहीं बन जाती है कहीं टूट जाती है। पृथ्वी की सतह से टूटकर गिर जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत कैसे होते हैं। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिसे उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, यानी समुद्र के अंदर भी पर्वत हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खाली ढाल वाला होता है, खड़ी ढाल वाला मतलब स्लोपिंग, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, तो ये पिक्चर में लड़की ऐसे कागज मोड़ के बना रही है। तो ये कौन सा पर्वत है, इसको कहते हैं बलित पर्वत। ठीक है, जो कि हिमालय, हमारा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हिमालय कौन सा पर्वत है, तो हिमालय बलित पर्वत है। ठीक है, और भी हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी, हमने प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ बात हो रही है पर्वतों की।
तो यहाँ मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचाई है। तो जो समुद्र के अंदर पर्वत होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर पर्वत होते हैं, उनसे भी ऊंचे ऊंचे पर्वत है। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी है? अब यहाँ ऊपर पिक्चर देखने के लिए क्या है, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं बलित पर्वत, भ्रशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत है। ऊपर हमने अभी देखा था पिक्चर में, लड़की कागज मोड़ के बना रही थी, वो कौन सा है? बलित पर्वत है। ठीक है, उसी तरह से जो आल्प्स पर्वत हैं वो भी बलित होते हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस, अभी पीछे नीचे देखेंगे कि यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। तो ये ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका के जो अल्पेशियन है ना तथा रूस के यूराल पर्वत, ये भी कौन से हैं? बलित पर्वत ही हैं, जिनको हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से लड़की ने कागज मोड़ के बनाए थे ना, तो ये बलित पर्वत होते हैं, इन्हें फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन भी है और यूराल पर्वत। ठीक है, और क्या कौन से थे ऊपर? हिमालय तथा आल्प्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए याद रखना। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित हो जाता है तब भ्रशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास्ट तथा नीचे बैसे हुए खंड को द्रोणिका, भ्रंश या ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो याद रखना, यूरोप की जो राइन घाटी है तथा वॉसजेस पर्वत जो हैं वो किस में आते हैं? भ्रशोत्थ पर्वतों में आते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको पिक्चर भी दिखाया गया है। ये जो भ्रशोत्थ पर्वत जो है वो यही है। ये कौन सा है? भ्रशोत्थ। और जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ठीक है, ऊपर उठे भाग को, तो एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा कुछ इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ये बात याद रखना कि ज्वालामुखी पर्वत, अफ्रीका का जो किलिमंजारो है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है तथा जापान का फ्यूजियामा वो किस तरह के पर्वत हैं? तो ये भ्रशोत्थ पर्वत हैं। ठीक है, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में यानी कि जो बर्फ की नदियां होती हैं उनमें होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? तो ये आपका होमवर्क है, नेट पर सर्च कीजिए और बताइए। मैं भी बताऊंगी अभी
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो ज्वालामुखी पर्वत हैं उनका उदाहरण दिया गया है कि ज्वालामुखी पर्वत कैसे होते हैं। तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और अत्यधिक दाब से मैग्मा, यहाँ ये मैग्मा है वो अत्यधिक दाब से पिघलता है, फिर लावा के रूप में निकलता है, ठीक है। कुछ मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है, कुछ मैग्मा बाहर आके ठंडा होता है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों को जमने से होता है। अभी हमारे लिए देखो यहाँ इस खेल का नाम बताइए, तो इसको पैराग्लाइडिंग कहते हैं। बर्फ में जो खेला जाता है, कौन कौन से खेल होते हैं बताना है। फिर नेक्स्ट है हमारा पठार। पठार कैसे होते हैं? देखिए पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, यह एक पिक्चर से बताने की कोशिश करूंगी। पर्वत इस तरह से हमने देखे ना, इस तरह से होते हैं, उनकी नुकीली नोक होती है, स्लोपिंग होते हैं, ठीक है। और जो पठार होते हैं वो इस तरह से होते हैं, एक टेबल नुमा, ठीक है, टेबल जैसी शेप बनाते हैं। और पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा होती है, पठारों की ऊंचाई उससे थोड़ी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो जो पठार है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान, जैसा कि अभी मैंने कहा टेबल जैसा सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं, ठीक है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो ये याद रखना, तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, ठीक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अफ्रीका का जो पठार है ना वो सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर की पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो ये बातें याद रखना। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जल प्रपात तथा कर्नाटका में जोग जल प्रपात। देखिए एनसीईआरटी बुक्स में 6 क्लास की बुक्स में कितना ज्यादा नॉलेज दे रही है। IAS IPS ऑफिसर लोग पढ़ते हैं, उनके काम की चीज, इसलिए वो 6 मतलब 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं तो 6 क्लास की किताबों से ही उठाते हैं, ठीक है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अभी ऊपर हमने देखा था कि जो लावा निकल के जम जाता है ना पठारों से, तो वो काली मिट्टी यानी कि राख प्राप्त होती है, वो बहुत ही उपजाऊ होती है फसल के लिए, ठीक है, खेती के लिए काफी अच्छी होती है। अब आते हैं मैदान। मैदान क्या है? पठार देख ली हमने, पर्वत देख ली, अब है मैदान 3rd नंबर पे। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है।
क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फिर है स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप की विविधता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें देखिए दिखाया गया है। ये मैदान है, इसलिए ज्यादातर लोग मैदान के पास बसते हैं। फैक्ट्री वगैरह लगाना, उपजाऊ जमीन सब कुछ करते हैं। फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। अब जागरूकता कैसे पैदा कर सकते हैं तो वो भी हम इसमें लिखा है, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। हम कितने तरीके से जल एवं स्थलों को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। क्या हुआ ये? तो कैसे करना चाहिए? तो यहाँ यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो यहाँ दिखाया गया है एक प्रदूषित नदी को, कैसे हम कचरा फेंक देते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी लिखा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसको मिलाना है। चित्र 1 से 10 को ध्यान से देखिए, प्रत्येक के लिए एक वाक्य लिखिए। तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी से हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम करेंगे अपना अभ्यास, यानी कि प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो हमने देखा पर्वत थे, ठीक है, पठार थे, मैदान थे, और क्या था? स्थल रूप थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न था पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? तो पर्वत एवं पठार में ये अंतर है कि पर्वत जो होते हैं वो तिकोने होते हैं, एक अंतर, और जो पठार होते हैं वो टेबल नुमा आकृति के होते हैं। पर्वत होते हैं वो ज्यादा ऊंचे होते हैं, पठार उनकी अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। ठीक है, और भी कई सारे अंतर लिख सकते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्वत हमने 3 प्रकार के देखे थे। ठीक है, फोल्ड माउंटेन, यानी कि एक तो बलित पर्वत थे, एक भ्रशोन्त पर्वत थे, जो पहाड़ का टुकड़ा ऐसे ऊपर नीचे खिसकने से बने थे, और तीसरे थे ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत जिनमें से ज्वालामुखी निकल के जो बनते हैं, काली मिट्टी निकलती है, राख बन जाती है, जो कि खेती के लिए काफी उपजाऊ होती है। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी होते हैं? तो मनुष्यों के लिए पर्वतों पर जड़ी बूटियां, ठीक है, और जल हिम नदियों के रूप में उपस्थित होता है। तो ये सारी चीजें मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो मैदानों का निर्माण हमने अभी ऊपर देखा कि नदियां आती हैं और अपने साथ क्या लाती हैं? तो नदियां अपने साथ क्या लाती हैं? बालू, क्या है, पर्वतों की ओर से बहती हैं, तो अपने साथ वो बालू और कई सारी चीजें लेके आती हैं, जिससे क्या होता है, अपरदित हो जाते हैं, मैदान बन जाते हैं। ठीक है, फिर है नदियों के द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि मैदान सपाट होते हैं और वहाँ
फसल अच्छी हो सकती है, लोगों के रहने के लिए समतल भूमि होती है जिससे मकान बनाए जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसलिए लोग वहाँ ज्यादा रहते हैं। पर्वतों की जनसंख्या कम होती है, क्यों? तो इसलिए क्योंकि पर्वत पर रहना पॉसिबल नहीं है, वहाँ ऊंची नीची जमीन होती है, स्लोपिंग वगैरह होती है, खेती करना भी आसान नहीं है, जबकि मैदानों में खेती करना आसान होता है और सुलभ होता है। तो इसलिए मैदानों में ज्यादा लोग रहते हैं, पर्वतों पे कम लोग रहते हैं। अब है सही उत्तर का चिन्ह। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ढाल में, क्योंकि पर्वत होते हैं ऐसे स्लोपिंग वाले और पठार जो होते हैं वो एक टेबल नुमा होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी जो होती है यानी कि हिम की नदी, वो पाई जाती है पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन के पठार हैं वो हमारे भारत में ही स्थित हैं। ये काफी पुराने पठार हैं। यांगसो नदी कहाँ बहती है? तो यांगसो नदी है वो चीन में बहती है। फिर है यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला। तो यूरोप की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। ठीक है, देखो मैदान कैसे लिखा जा रहा है, मैदान। ठीक है, हिमालय एवं आल्प्स किस तरह के पर्वत हैं? तो ये बलित पर्वत हैं, जिन्हें हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन और बलित पर्वत ये उदाहरण हैं। क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। तो नदी के पास जो क्षेत्र होते हैं यानी कि मैदानी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। पर्वतों का ये क्रम होता है, उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, और डैश क्षेत्र में कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र होते हैं। तो मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब मानचित्र का जो काम है, होमवर्क है, आपका मन है तो कीजिए, नहीं मन है तब भी कीजिए, क्योंकि इससे आप को अच्छा लगेगा। पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय, रॉकिथा, एंडीज, ये होमवर्क है कि विश्व के मानचित्र पर इनको चिन्हित करना है। पर्वत श्रृंखलाओं को और हिमालय को, रॉकीज तथा एंडीज को, और पठार तिब्बत को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको लगता है जिनको इनकी जरूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।